हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र यादव बाई लर्निंग क्लासेस में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। कल हम लोग पढ़ लिए थे यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है और उसके नियम के बारे में हमने कल चर्चा कर ली थी। इसमें हमने बताया था कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसमें हमने जो बताया था कि प्रकाश के अपवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हमने चर्चा की थी। तो उसमें जो प्रकाश की किरण जो आती है, आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण, जो अपने मार्ग से अपवर्तित हो जाती है उसे, यानी कि जो अपने मार्ग से विचलित होती है किरण, उसे कहा जाता है अपवर्तित किरण। और फिर इसके बाद हमने बताया था यानी कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच में जो लंब डाला जाता है उसे अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और जो देखा जाता अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। पर अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। यहाँ तक की चर्चा हमने इसके बारे में कर ली थी। और फिर इसके बाद हमने बताया था अभिलंब क्या होता है, तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। फिर इसके बाद हमने यानी कि अपवर्तन के नियम के बारे में चर्चा की थी। तो अपवर्तन का नियम जो देखा जाता है, हमने बताया था कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। और फिर इसके बाद इसका दूसरा नियम हमने बताया था यानी कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश जो होता है, एक ही रंग के प्रकाश की आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वह नियत होता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यानी कि प्रकाश के अपवर्तनांक के बारे में। प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रकाश का अपवर्तनांक। प्रकाश का अपवर्तनांक यानी कि प्रकाश का अपवर्तनांक होता क्या है। इसमें जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इस स्थिति में पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तनांक। यानी कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर लिखेंगे इसे n से प्रदर्शित करते हैं।
यहाँ पर बोलेंगे जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। यानी कि मान लिया जाए पहला माध्यम अगर वायु है और दूसरा माध्यम अगर मान लिया जाए जल है, तो प्रकाश का अपवर्तनांक यहाँ पर मिलेगा हमको, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ANG, यानी कि यहाँ पर जो देखा जाएगा ANW होगा, यानी कि A मतलब एयर, W मतलब वाटर, यानी कि अपवर्तनांक या यन जो देखा जाता है यह रिप्रेजेंट करता है अपवर्तनांक को, यानी कि वायु से प्रकाश जा रही हमारी जल में, तो यहाँ पर यन जो है अपवर्तनांक को बताता है कि यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल जा रही है, प्रकाश जा रही है। तो यहाँ पर जो देखा जाएगा, मान लिया जाए वायु में प्रकाश की चाल जो है c वेग से चल रही है और इसमें मान लिया जाए कि इसका v वेग से चल रही है, तो यहाँ पर इसका अपवर्तनांक हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर अपवर्तनांक बराबर यानी कि n बराबर हम कह सकते हैं c/v के बराबर हो जाएगा। यानी कि जब प्रकाश की किरण क्या करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो पहले माध्यम में उसकी प्रकाश की चाल जो रहती है, दूसरे माध्यम में जो प्रकाश की चाल रहती है, उन दोनों का जो अनुपात आता है उसी को हम कहते हैं अपवर्तनांक, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? तो अब तक हम लोग यानी कि यहाँ पर चर्चा कर रहे थे पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात का, लेकिन अब इसमें जो देखा जाएगा कि इसमें हम बात करेंगे यानी कि एक माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है, यानी कि एक माध्यम में प्रकाश आपतन कोण की ज्या देखा जाएगा और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की ज्या को देखा जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो एक रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश की किरण क्या करती, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उस स्थिति में किसी एक रंग के प्रकाश के लिए, यानी कि भिन्न भिन्न रंगों के यानी कि 7 रंग के प्रकाश होते हैं, इसमें जो देखा जाता है सभी रंगों के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि उनकी चालें जो होती है यानी कि अलग अलग होती हैं। जब चाल उनकी भिन्न भिन्न होती है तो हमको अपवर्तनांक भी अलग अलग प्राप्त होंगे। इसलिए हम कहते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो किसी एक रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो किसी एक रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण
की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? तो हमने बताया कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो किसी एक रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी कि जब हम निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करते हैं तो निरपेक्ष अपवर्तनांक में जो देखा जाता है यानी कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या को लिया जाता है। लेकिन वहीं पर अगर अपवर्तनांक की बात की जाती है तो वहां पर यानी कि पहले माध्यम में प्रकाश के वेग तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश के वेग को देखा जाता है। तो इस प्रकार से जो देखा जाता है यानी कि अपवर्तनांक के लिए हम वेग की तुलना करते हैं, लेकिन जब हम क्या करते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालते हैं तो उनके बीच के कोण की तुलना करते हैं। तो यहाँ पर निरपेक्ष अपवर्तनांक जो हमारा आता है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का मान जो नियत होता है वह यही फार्मूला बताता है कि n = यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वह sin i अपान के sin r के इक्वल होता है। यानी कि यही बताता है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अगर यह माध्यम वायु और यानी कि कांच माना जाए, यानी कि माध्यम जो है वायु है और जो है एक माध्यम कांच है, तो यहाँ पर इसका अपवर्तनांक जो हम देखेंगे यानी कि एयर टू ग्लास = sin i अपान के sin r, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं सीधा करके। तो यहाँ पर हो जाएगा यानी कि sin i अपान के sin r = हो जाएगा ANG के, यह n है। तो यहाँ पर हो जाएगा ANG के। तो यहाँ पर यानी कि यह अपवर्तनांक जो देखा जाता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। लेकिन अगर बात की जाती है कि जब प्रकाश की किरण को यानी कि दो माध्यमों के बीच हम क्या कर रहे हैं तुलना करा रहे हैं, इसमें जब प्रकाश की किरण को हम क्या करते हैं तिरछा डालते हैं, इस तरह से डालते हैं, तो ये प्रकाश की किरण अपने मार्ग से यानी कि जब विरल से क्या करती है सघन में जाती, मान लिया जाए माध्यम सघन है, तो यह तभी अपने मार्ग से विचलित होती है जब यह प्रकाश की किरण तिरछे आती है। अगर यह प्रकाश की किरण को सीधे सीधे डाला जाए यानी कि 90 अंश पर डाला जाए तो यह सीधे सीधे आर पार हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है। लेकिन जब इसको क्या किया जाता है यानी कि किसी ना किसी यानी कि 90 डिग्री के बजाय किसी अन्य कोण पर जब डालते हैं तभी अपने मार्ग से विचलित होती है। अगर इसको क्या करते हैं लंबवत डालते हैं तो यह प्रकाश की किरण जो होती है यानी कि सीधे दोनों माध्यमों से होते हुए आर पार निकल जाती है। तो यहाँ पर जो देखा जाता है अपवर्तनांक जो होता है यानी कि 90 अंश के कोण पर नहीं होता, उससे कम के कोण पर करने पर अपवर्तनांक हमको प्राप्त होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्रांतिक कोण तथा पूर्णांतरिक परावर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हम थोड़ा सा चर्चा कर ले रहे हैं यानी कि अपवर्तनांक के लिए दो माध्यमों में प्रकाश के वेग में संबंध। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यानी कि प्रकाश के वेग का दो माध्यमों में यानी कि प्रकाश के अपवर्तनांक का दो माध्यमों में संबंध के बारे में चर्चा करेंगे।
या लिख सकते हैं प्रकाश के अपवर्तनांक का दो माध्यमों या इस तरह से इसको कर सकते हैं प्रकाश या कहें अपवर्तनांक के द्वारा प्रकाश का दो माध्यमों में वेग अगर दो माध्यमों में वेग यानी कि प्रकाश के अपवर्तनांक के द्वारा जो देखा जाएगा दो माध्यमों में इसका वेग क्या होगा। तो मान लिया जाए कि इसमें पहला माध्यम जो है वायु रखा जाए, और दूसरा माध्यम अगर हम रख ले रहे हैं मान लिया जाए कांच है, तो इसमें हम कहेंगे माना पहले माध्यम में प्रकाश की चाल जो होगी वायु में प्रकाश की चाल जो देखी जाती है v होगी, और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल जो होगी पहले माध्यम में प्रकाश की चाल c होगी और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल को v माना जाता है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो मिलेगा हमें यानी कि ANG इज इक्वल टू मिलेगा वायु में प्रकाश की चाल इसे C से प्रदर्शित करें, वायु या निर्वात कर दिया जाए यहाँ पर, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल को C से रिप्रेजेंट करें, और फिर इसके बाद कांच में प्रकाश की चाल इसे V से प्रदर्शित किया जाए तो दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का जो अनुपात आ जाएगा यानी कि ANG इक्वल टू हो जाएगा C/V। या अपवर्तनांक के थ्रू केवल हम लिखें यानी कि दो माध्यमों के लिए तो N इक्वल टू हम कह सकते हैं C/V। यह हमारा दो माध्यमों में अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चालों का जो अनुपात आता है अपवर्तनांक के थ्रू। यानी कि जब हम यहाँ से दो अलग अलग माध्यमों में निकालें तो यहाँ पे माध्यम कुछ भी हो सकता है, पहला माध्यम कुछ हो सकता है, दूसरा माध्यम कुछ हो सकता है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो देखा जाए वायु या निर्वात रहे और फिर उसके बाद यहाँ पर कांच रहे। तो इसमें जो देखा जाएगा अगर दो माध्यमों में हमको प्रकाश की चालों का अनुपात निकालना है तो यानी कि इसमें जो देखा जाता है अगर एक माध्यम हमको दे दिया है वायु या इसमें हमको मान लिया जाए निर्वात दे दिया है, और दूसरा माध्यम जो देखा जाए हमको यानी कि उसमें प्रकाश की चाल दिया तो अगर अपवर्तनांक पूछ रहा तो इसके आधार पर हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लिया जाए कि पहला माध्यम का अपवर्तनांक नहीं, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल नहीं दिया है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल दिया है, अगर वहाँ पे निर्वात या वायु की चर्चा की है तो प्रकाश का जो वेग होता है वही यानी कि वायु या निर्वात में रख दिया जाएगा। यानी कि प्रकाश का जो चाल होता है वायु या निर्वात में 3 × 10 की पावर यानी कि 8 मीटर/सेकेंड होता है। तो यही सीधे इसके स्थान पे C के स्थान पे डायरेक्ट इसको पुटअप करके सवाल को सॉल्व करेंगे। अगर मान लिया जाए हमको दे दे कि कोई यानी कि प्रकाश की किरण है जो क्या कर रही है कि जब कांच में प्रवेश कर रही है तो उसमें जो देखा जाता है कि उसमें प्रकाश की चाल का जो उसका अनुपात है वह हमको दे दिया गया है यानी कि 1 × 10 की पावर -2, 1 × 10 की पावर 2 है। तो इसमें जो देखा जाएगा यानी कि इतना मीटर/सेकेंड है। तो अगर हमको यानी कि कांच में प्रकाश की चाल दे दिया है और फिर उसके बाद यानी कि वायु से यह प्रकाश की किरण आ रही है, वायु से आ रही, वायु में हमको नहीं दिया है और फिर हमको खाली दे दिया यानी कि कांच में प्रकाश की चाल। तो हम यहाँ पे जब इसका अपवर्तनांक निकालेंगे तो n बराबर हम लिख सकते हैं
यानी कि c अपान के v होगा। तो यानी कि n बराबर जब निकालेंगे तो c की वैल्यू हम डायरेक्ट रखेंगे यही वाली, अगर दिया रहेगा तो, और नहीं दिया रहेगा तो भी यही हम मान रख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश की चाल 3 × 10 की पावर माइनस यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब बटे v का मान हमने ये लिख लिया, यानी कि कांच में प्रकाश की चाल यह है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 × 10 की पावर 2 के। तो यहाँ से जब पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी, 1 से डिवाइड करने के बाद वैल्यू वही आएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यानी कि 3 × 10 की पावर 8, और जब इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी, 10 की पावर -2। ये प्लस का 8 है, माइनस का, तो ये घट जाएंगे आपस में। तो n बराबर आ जाएगा 3 × 10 की पावर 6 मीटर/सेकेंड। तो इतना जो देखा जाएगा यानी कि अपवर्तनांक इसका निकल करके आ जाएगा। अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता है, तो इसका अपवर्तनांक जो देखा जाएगा इतना निकल के आ जाएगा। अगर हमको अपवर्तनांक मान लिया जाए कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अपवर्तनांक हमको दे रखा है, यदि हमको इस तरह से एक सवाल दिया है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10 की पावर 8 मीटर/सेकेंड है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो हमें कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। यानी कि यहाँ पर हमको दिया क्या, अब यहाँ पर देखेंगे यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 हमको दिया है, तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे प्रकाश की चाल कितनी है यह चीज हमको निकालनी है। तो यहाँ पर पहले दिया क्या है, यानी कि वायु में प्रकाश की चाल मतलब c बराबर हमको दे दिया, कितना दिया है, तो 3 × 10 की पावर 8 दे दिया है। और फिर इसके बाद जो देखा जा रहा है यानी कि यहाँ पर अपवर्तनांक हमको दिया, यानी कि n बराबर हमको दे दिया कितना, 1.5 दे दिया, यानी कि यह हमको दे दिया n की वैल्यू। अब पूछ रहा है कि यहाँ पर जो देखा जाएगा, या इसे हम कह सकते हैं कि कांच वायु के सापेक्ष कांच का दिया तो एयर टू ग्लास दे रखा है, यानी कि Ang की वैल्यू हमको दिया है। अब फिर इसके बाद हमसे पूछ रहा है यानी कि कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात, यानी कि यहाँ पर जो देखा जाएगा v बराबर हमसे पूछ रहा है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं Ang, या अगर Ang ना लिखना चाहें तो इसको हटा देंगे, इस तरह से n बराबर लिखेंगे, यानी कि c अपान के v। n की वैल्यू हमको दिया है 1.5 और c की वैल्यू हमको दिया है 3 × 10 की पावर 8 अपान में v की वैल्यू हमको निकालना है, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, ये इधर आ जाएगा या बटे में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यानी कि v बराबर हो जाएगा यानी कि 3 × 10 की पावर 8 बटे में 1.5 इधर आ जाएगा तो 1.5 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 1.5 गुना 3 होता है, तो यहाँ पे v बराबर आ जाएगा 2 × 10 की पावर 8 मीटर/सेकेंड। इस तरह से क्वेश्चन हमको पूछेगा, या तो हमको अपवर्तनांक दिया रहेगा या तो दोनों माध्यमों में प्रकाश की चालों को दिया रहेगा, और इस आधार पर जो देखा जाएगा हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। अब इसके बाद हम लोग क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि क्रांतिक कोण होता क्या है। पहले इसको हम समझ ले रहे हैं, फिर उसके बाद जो देखा जाएगा हम बताएंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो यानी कि अब तक प्रकाश की किरण जो थी यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही थी, अब प्रकाश की किरण जो होगी वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी। तो यहाँ पर मान लिया जाए कि कोई प्रकाश की किरण इस तरह से आ रही है, यह हमारा माध्यम क्या है, सघन है पूरा का पूरा, ये माध्यम सघन है। और फिर इसके बाद जो देखा जाएगा यह वाला माध्यम हमारा विरल है। तो हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण क्या करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती तो अविलंब यानी कि अपने मार्ग से विचलित होती है। अगर सघन माध्यम से विरल में जाती तो अविलंब से दूर हटती है, लेकिन जब यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी तो अविलंब से क्या करेगी, दूर हटेगी। अब दूर हटती जाती है, तो इस कंडीशन में अगर हम आपतन कोण के मान को क्या कर दें, बढ़ाते जाएं, इधर कर दें, आपतन कोण का मान हम क्या कर दें, बढ़ा दें, तो ये प्रकाश की किरण जो इधर भाग रही थी वो धीरे धीरे यानी कि इस तरफ शिफ्ट होने लगेगी। और इसके बाद अगर हम और आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाएं तो एक स्थिति आएगी कि यह जो देखा जाएगा हमारा अपवर्तन कोण जो होता है वह इस इन दोनों माध्यमों के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा।
यानी कि जब इन दोनों माध्यमों के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि अभिलंब से अपवर्तन कोण का मान हमको 90 अंश प्राप्त होगा। यानी कि जब यहाँ पर हमको अपवर्तन कोण का मान 90 अंश प्राप्त होगा तो इसी को कहा जाता है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण यानी कि यदि हम क्या करें, प्रकाश की किरणों को इस तरह से डालें, जब डालते हैं तो वह क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित होती तो अभिलंब से दूर हटती है। और दूर हटने के कंसेप्ट में अगर हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ता है। और धीरे धीरे जब हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब यानी कि अपवर्तन कोण का मान जो होगा वह 90 अंश हो जाएगा। तो इस तरह की स्थिति को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। और फिर इसके बाद जो देखा जाता है, यदि हम क्या करें, इसमें प्रकाश की किरण को क्या करें कि और आगे तक बढ़ाते जाएं, यदि हम आपतन कोण का मान और अधिक बढ़ा दें तो एक स्थिति आएगी कि प्रकाश की किरण जो देखी जाएगी यहाँ से जो चल रही है प्रकाश की किरण, यह यानी कि विरल माध्यम में गए बिना ही क्या करती है, सघन माध्यम में पुनः वापस चली जाती है। यानी कि इस स्थिति में 90 अंश से क्या हो जाता है, यानी कि प्लस इसका मान हो जाता है। जब यानी कि यहाँ पर जो देखा जाए, हम कह दें कि अपवर्तन कोण का मान जब 90 अंश से अधिक होता है तो यह स्थिति जो कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कहलाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ पर जो देखा जाता है, यानी कि जब हम क्या करते हैं, आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं तो हमारा जो देखा जाता है अपवर्तन कोण का मान बढ़ता है। यानी कि जब हम क्या करते हैं, आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं और अपवर्तन कोण का मान जो देखा जाता है उसके लिए 90 अंश का होता है। आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान जब 90 अंश का होता है तो वह हमारी स्थिति कहलाती है क्रांतिक कोण। और जब 90 से कुछ अधिक हो जाता है तो वह स्थिति क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। इस स्थिति में प्रकाश की किरण जो होती है, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गए बगैर क्या करती है, यानी कि यहाँ पे जो देखा जाता है, अगर सघन माध्यम से आ रहे तो विरल माध्यम में गए बिना क्या करती, पुनः सघन माध्यम में वापस चली जाती है। तो इस स्थिति को कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति होती है। अब इसमें क्रांतिक कोण होता क्या है तो बोलेंगे, यानी कि जब आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के लिए 90 अंश होता है, जब अपवर्तन कोण का मान, या इस तरह से बोल सकते हैं, जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान विरल माध्यम में अपवर्तन कोण के लिए 90 अंश होता है तो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। यहाँ पे बोलेंगे कि जब आपतन कोण का मान सघन माध्यम में जब उल्टा हो गया, जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान विरल माध्यम में अपवर्तन कोण के लिए 90 अंश होता है तो इसे क्रांतिक कोण कहते हैं। यानी कि क्रांतिक कोण क्या होता है,
तो बोलेंगे कि जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान विरल माध्यम में अपवर्तन कोण के लिए 90 अंश होता है तो इसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। यानी कि इसे जो देखा जाता है हम C से प्रदर्शित करते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो देखा जाता है इसको कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल जो होता है इसे C से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि बोलेंगे जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान विरल माध्यम में अपवर्तन कोण के लिए 90 अंश होता है तो इसे क्रांतिक कोण कहते हैं, इसे C से प्रदर्शित किया जाता है। अब फिर इसके बाद हम बोल लेते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आज हम लोग देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो बोलेंगे कि जब सघन माध्यम में, यानी कि जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान विरल माध्यम में अपवर्तन कोण के लिए 90 अंश से अधिक होता है तो उसे हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसकी स्थिति जो बनती है इस तरह से इसको डायग्राम इसका ड्रा किया जाएगा। ये हमारा सघन माध्यम हो गया, ये विरल, यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी और इसी माध्यम में वापस चली जाएगी, यानी कि इसकी स्थिति जो बनेगी यह बनेगी। यहाँ पर यानी कि हमारा 90 डिग्री प्लस थीटा, तो यहाँ पर 90 अंश से अधिक का एंगल 90 प्लस थीटा कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल हमारा बन रहा है 90 प्लस थीटा बनेगा, यानी कि 90 अंश से अधिक होगा। तो इस तरह की स्थिति जो होती है इसको कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो बोलेंगे कि जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान विरल माध्यम में अपवर्तन कोण के लिए 90 अंश से अधिक होता है तो इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इसमें बोलेंगे कि जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान विरल माध्यम में अपवर्तन कोण के लिए 90 अंश से अधिक होता है तो इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं।